बहू के स्पेशल चिकन पराठे। आप ना पूरे 1 साल बाद अभी आए हो, ऐसा कब तक चलेगा? आपको कम से कम 2 या 3 महीने में एक बार हमसे मिलने आना चाहिए। आराध्या, तुम जानती हो ना मेरा काम कितना जरूरी होता है। मैं एक दिन भी छुट्टी करता हूँ तो बहुत बड़ी आफत आ जाती है। तभी विकास का बेटा उसके पास आता है। पिताजी आप वापस जा रहे हो? हाँ बेटा, मुझे जाना तो होगा ही। जैसे तुम्हारे लिए स्कूल जाना बहुत जरूरी है, वैसे ही मेरा नौकरी पर जाना बहुत जरूरी है। जाने से पहले आप मुझे चॉकलेट खिलाओ। हाँ ऐसी बात है, मेरे बेटे को चॉकलेट खानी है। अच्छा ठीक है, चलो हम चॉकलेट खाने चलते हैं। इतने में तुम्हारी माँ हमारे खाने के लिए कुछ अच्छा बनाएंगी। विकास ऐसा कहकर अपने कंधों पर अपने बेटे नूपुर को बिठाता है और दुकान पर चॉकलेट दिलाने के लिए ले जाता है। उसके जाने के बाद आराध्या रसोई में जाती है, जहाँ उनकी रसोई में रात का बचा हुआ चिकन पड़ा होता है। रसोई में तो रात का चिकन ही पड़ा है और थोड़ी ही देर में विकास जी को ट्रेन पकड़ने के लिए जाना है। एक काम करती हूँ, चिकन के पराठे ही बना देती हूँ। आराध्या को जब कुछ नहीं सूझता तो वो चिकन के पराठे बनाकर तैयार कर देती है, जिसके बाद वो विकास के आने पर उसे चिकन पराठे परोसती है। अरे ये क्या है, इसके अंदर तो चिकन की खुशबू आ रही है। खुशबू तो आनी ही थी, क्योंकि ये चिकन के पराठे जो हैं, रात का चिकन पड़ा था तो मैंने सोचा कामयाब कर दूं। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। हाँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे तुम जैसी ही पत्नी मिले। ये सुनकर आराध्या बहुत खुश होती है। चिकन के पराठे खाने के बाद विकास अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और ट्रेन पकड़कर शहर चला जाता है। शहर में वो एक बहुत बड़ी MNC कंपनी में काम किया करता था। चलो अच्छा है तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। काफी लंबी छुट्टी निकाल कर आए हो। पूरे 1 साल बाद अपने परिवार से मिलने गया था, लंबी छुट्टी तो लेनी ही थी। इस तरह विकास अपना काम ज्वाइन कर लेता है और अच्छे से काम करता है। इधर आराध्या घर की जिम्मेदारियों को समझने के साथ साथ अपने बेटे को अब स्कूल में भी डाल देती है। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन आराध्या रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसके घर के टेलीफोन पर एक कॉल आता है। लगता है किसी का कॉल है, पहले कॉल उठा लेती हूँ। देखिए, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। दरअसल ये कॉल आपको इन्फॉर्म करने के लिए की गई है कि आपके पति चोर हैं और इस वजह से वो गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पति चोर नहीं है, वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। इस कंपनी के मालिक ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया था। अगर आपको लगता है कि आपका पति चोर नहीं है तो वकील के द्वारा आपको ये कोर्ट में प्रूफ करना होगा। ये कहने के बाद पुलिस फोन काट देती है, जिसके बाद आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो किसी भी हाल में अपने पति को देखना चाहती थी। वो अपने बेटे नूपुर को लेकर पहली ट्रेन से शहर पहुंच जाती है और वहां के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति के बारे में पूछती है। कहाँ है मेरे पति? मुझे मेरे पति से मिलना है। देखो, अब तो वो जेल में बंद है, अब तुम उससे नहीं मिल सकती। ये सुनकर आराध्या और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब वो परेशान होकर अपने बेटे के साथ अपने ही रिश्तेदार के घर पहुंच जाती है। मौसी जी, दरअसल बात यह है कि आराध्या अपनी मौसी को अपने पति के बारे में बताती है, जिसके बाद उसकी मौसी उसे घर के अंदर बुला लेती है और कुछ दिन रहने के लिए कह देती है। कोई बात नहीं बेटी, कल मैं तेरा वकील करवा देती हूँ जो तेरे पति का केस लड़ेगा। सावित्री अगले दिन आराध्या को लेकर एक वकील के पास जाती है। उसके पति का केस सुनने के बाद वकील उसे अपनी फीस के नाम पर बहुत बड़ी रकम बताता है। मैं आपके पति का केस तो लड़ दूंगा, लेकिन आपको मुझे मेरी फीस के पूरे 4 लाख रुपए देने होंगे। अगर आप पैसे कर सकती हैं तो मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। हे भगवान, इतना पैसा मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर मैं कैसे भी नहीं लड़ सकता, आप जा सकती हैं। आराध्या सावित्री के साथ वापस घर लौट आती है। ऐसे ही सावित्री के घर पर रहते हुए आराध्या को कुछ दिन हो जाते हैं और अब सावित्री को वो अपने घर में बोझ की तरह लगने लगती है। देखो बेटी, तुम्हारे पति का अब कोई पता नहीं कि वो कब जेल से निकलेगा और मैं गरीब कब तक तुम्हारा बोझ उठाऊंगी, इसलिए तुम अब अपना ठिकाना ढूंढ लो। ये सुनकर आराध्या को भी बहुत बुरा लगता है। ठीक है मौसी जी, कल से मैं अपने लिए नौकरी और मकान ढूंढ लूंगी। आराध्या अगले दिन ही अपने बेटे को लेकर निकल जाती है। यहाँ वहाँ हर जगह धक्के खाने के बाद उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं इस अनजान शहर में? मेरा कोई भी नहीं। तभी आराध्या का बेटा नूपुर कहता है, माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। नूपुर ऐसा कह ही रहा था कि तभी एक दुकान से आदमी की आवाज आती है। लच्छा पराठा, बंगाली पराठा, आलू पराठा, गोभी पराठा, तंदूरी पराठा, हर तरह का पराठा मिलेगा केवल मेरी दुकान पर। आइए आइए, इस चौक से पराठा खाइए। लच्छा पराठा, बंगाली पराठा।
इस तरह वो आदमी पराठा बेचकर दुकान चला रहा था, जिसके चलते आराध्या खुद से कहती है, यहाँ पर आज तक किसी ने चिकन पराठा नहीं खाया होगा। मेरे पास थोड़े से पैसे भी बचे हुए हैं, मुझे नौकरी तो मिल नहीं रही, तो क्यों ना मैं शहर में अपना चिकन पराठा ही खोल लूं। इस तरह आराध्या एक दुकान से जाकर थोड़ा सा चिकन लेती है और पराठा बनाने के लिए आटा और मसाले भी खरीद लेती है। जिसके बाद वो चिकन पराठा बनाकर तैयार करती है और लोगों को आवाज लगाने लगती है, आइए आइए चटपटा चिकन पराठा खाइए, ऐसा चिकन पराठा आज तक आपने कहीं नहीं खाया होगा। आइए आइए चिकन पराठे का आनंद उठाइए। आराध्या को दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई नहीं आता। लेकिन शाम होते होते कुछ लोग उसकी चिकन पराठे की खुशबू से उसके पास आते हैं। खुशबू तो अच्छी है, क्या मुझे एक प्लेट चिकन पराठा मिल सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल मिल सकता है। आराध्या इस तरह आनंद को चिकन पराठा बनाकर खिलाती है। उसे चिकन पराठा बहुत पसंद आता है। उसके बाद उसकी दुकान पर और भी कस्टमर आते हैं जो चिकन पराठा मांगते हैं। देखते ही देखते आराध्या की दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। अरे वाह, ये तो उम्मीद से भी ज्यादा निकला। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा चिकन पराठा लोगों को इतना पसंद आएगा। अरे बहन जी, जल्दी जल्दी चिकन पराठा दो ना, हम लोग कब से लाइन में लगे हैं। हाँ हाँ दे रही हूँ। लोगों में इतनी लंबी लाइन देखकर आराध्या बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ देर में चिकन और आटा भी खत्म हो जाता है। वो नुपुर को दुकान पर छोड़कर फौरन चिकन और आटा खरीद कर लाती है और दोबारा चिकन पराठा बनाकर बेचती है। मैंने तो कल्पना ही नहीं की थी कि मैं चिकन पराठे से एक दिन इतने सारे पैसे कमा लूंगी। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। चलो बेटा, आज हम अपने लिए कोई कमरा किराए पर ले लेते हैं। आराध्या एक किराए का मकान ले लेती है। कुछ दिन चिकन पराठा बेचकर वो अपने घर में जरूरत का सामान भी डलवा देती है। ऐसे ही अब उसकी चिकन पराठे की दुकान बहुत फेमस हो जाती है और वहाँ दूर दूर से लोग ब्लॉगिंग करने भी आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज तक आपने कई प्रकार के पराठे खाए होंगे, लेकिन आज तक आपने चिकन पराठा नहीं खाया होगा। तो फिर आइए देखते हैं हमारी आराध्या दीदी ये चिकन पराठा बनाती कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आटे को गूंदकर उसकी पिट्ठी बना लेती हूँ, जिसके बाद मैं उस पिट्ठी के अंदर चिकन भरकर उसे बेलन से बेल लेती हूँ। साथ में धनिया और मसाला लगाकर इसे तवे पर रिफाइंड के साथ सेक देती हूँ और फिर चटनी के साथ लोगों को सर्व करती हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारी आराध्या दीदी का फेमस चिकन पराठा इस तरह से तैयार होता है। ब्लॉगिंग कंप्लीट करके वो वीडियो को अपलोड कर देता है। देखना आराध्या दीदी, अब आप बहुत जल्दी फेमस हो जाओगी। यहाँ आराध्या बहुत खुश होकर लोगों को चिकन पराठा खिला रही होती है, तभी उसके पास उसका पति विकास आता है। आराध्या, तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आराध्या और नुपुर जैसे ही विकास को देखते हैं तो वो उसे गले से लगा लेते हैं। पिताजी, पिताजी आप आ गए? अजी, कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है, मुझे पुलिस वालों ने अपने पास बुलाया था। उन्होंने बताया कि आपने चोरी की है। नहीं आराध्या, मैं चोर नहीं हूँ। असली चोर तो उसी कंपनी का मैनेजर था। उसी ने मुझे धोखे से फंसाया था। 1 हफ्ते पहले ही उस कंपनी में फिर से चोरी हुई थी, जिसके चलते मालिक ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, उसमें मैनेजर चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसे जेल हो गई। इसीलिए सरकार ने मुझे 22 बरी कर दिया। लेकिन ये चिकन पराठा तुम्हारा कैसे फेमस हो गया और तुम ये कब से कर रही हो? आराध्या विकास को अपने स्ट्रगल के बारे में बताती है। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं पैसे जोड़ने लगी, लेकिन अब आप आ गए हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह आराध्या की चिकन पराठे की दुकान में अब उसका पति विकास उसका साथ देता है। दोनों पति पत्नी मिलकर चिकन पराठा बेचते हुए एक अच्छी खासी दुकान खोल लेते हैं और साथ में शहर में ही अपना एक घर भी बना लेते हैं, जिसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।